द रेडियस ऑफ एओर्टा इज अबाउट 1 सेंटीमीटर। एओर्टा से मुराद है कि एक हमारी बॉडी के अंदर एक बड़ी सी वेन होती है जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा ब्लड फ्लो करता है और आगे चल के वो छोटी छोटी कैपलरीज में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो एओर्टा का रेडियस गिवन है। एओर्टा की साइड पे जो कुछ भी लेबलिंग करनी होगी उससे मैं 1 से करूँगा और कैपलरी वाली साइड पे जो लेबलिंग करनी होगी उसको 2 से करूँगा। एंड द ब्लड फ्लोइंग थ्रू इट हैज़ अ स्पीड ऑफ 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको आगे चल के हम लिख लेते हैं। साथ ही ऑल्दो ईच कैपलरी हैज़ अ डायमीटर 8 into 10⁻⁴ सेंटीमीटर, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देयर आर लिटरली मिलियंस ऑफ देम सो दैट देयर टोटल क्रॉस सेक्शन इज अबाउट 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अभी मैं एक रफ सी डायग्राम भी बना देता हूँ। डायग्राम कुछ ऐसी है, देखिएगा। ये फर्ज कर लें एक बड़ी सी वेसल है जिसे मैं एओर्टा वेसल कह रहा हूँ। ये है एक बड़ी सी वेसल, आगे चल के इसने पता नहीं कितनी कैपलरीज में डिवाइड होना है। ठीक है, उन कैपलरीज की वो बात कर रहा है कि मिलियंस ऑफ कैपलरीज हैं और उनके टोटल एवरेज क्रॉस सेक्शनल एरिया की उसने बात की है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लेकिन कैपलरी के बारे में जो कुछ भी लेबल करेंगे उसे 2 से करेंगे और एओर्टा के बारे में जो भी लेबलिंग होगी उसे 1 से करेंगे। अब यहाँ पर जो कुछ उसने बताया है उसको मैं स्टेटमेंट की शक्ल में अगर लिखूं, रेडियस ऑफ एओर्टा उसने R1 की वैल्यू बताई है, ये R1 की वैल्यू बताई है। इसी तरह स्पीड फ्लोइंग थ्रू इट हैज़ ब्लड फ्लोइंग थ्रू इट हैज़ अ स्पीड अबाउट 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ से जो ब्लड उस तरफ फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड को V1 से हम जाहिर करेंगे, इसकी वैल्यू भी उसने बताई है। इसी तरह अगर मैं कैपलरीज की बात करूँ तो कैपलरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो करने की स्पीड है, यहाँ देखिएगा, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ ब्लड इन द कैपलरीज। कैपलरीज के अंदर से जो ब्लड फ्लो करेगा उसे हम स्पीड को V2 से जाहिर करेंगे। और यहाँ पे जो V2 है, जो कैपलरीज के अंदर ब्लड की फ्लो करने की स्पीड है V2, ये हमने फाइंड करनी है। और यही बेसिकली ये हमने फाइंड करनी है। इस पे मैं ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड स्पीड का यहाँ पे मैंने लिख दिया। A2 जो इनका एवरेज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2, ये भी गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। किस तरह सॉल्व करना है, ये हम पहले डाटा लिख लें। डाटा में क्या कुछ है, डाटा में आपके पास रेडियस ऑफ एओर्टा जिसे R1 से जाहिर किया 1 सेंटीमीटर है, सेंटी की जगह हमने 10⁻⁻² लिख दिया। और स्पीड ऑफ ब्लड है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटी की जगह यहाँ भी 10⁻⁻² लिखेंगे तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसी तरह A2 जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो एवरेज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसने कैपलरीज का बताया, तो यहाँ भी ये सेंटी का स्क्वायर था तो 1 सेंटी 10⁻⁻² होता है, तो 10⁻⁻² का स्क्वायर क्या होगा, 10⁻⁴। इसका मतलब है 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मीटर स्क्वायर बनेगा। और बाद में इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 1 2 3 4 डेसिमल 4 डिजिट लेफ्ट साइड पे जाएगा तो 10⁻⁴ खत्म हो जाएगी और आपके पास 0.2 मीटर स्क्वायर की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने करना है एवरेज स्पीड ऑफ ब्लड इन द कैपलरीज। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने लिख ली, यहां से ही हमने स्टार्ट लेना है और इसी को हमने आगे कैरी ऑन करना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे तो A1 जो एओर्टा का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहां इसको मैं πr² की फॉर्म में लिख लेता हूं। πr1 का स्क्वायर लिखूंगा क्योंकि इसके रेडियस को हमने R1 से जाहिर किया है। स्पीड यहाँ पे V1 से ही लेबल की हुई है। राइट हैंड साइड पे A2 एज इट इज लिखेंगे और क्योंकि A2 की वैल्यू गिवन है और V2 हमने फाइंड करना है, उसे भी फिलहाल मैं एज इट इज लिख देता हूं। अब V2 का फॉर्मूला बनाने के लिए जो राइट हैंड साइड पे A2 था उसे लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड कर दिया तो आपके पास बन गया πr1 का स्क्वायर V1 डिवाइडेड बाय V2, सॉरी V2 नहीं, नीचे A2 आ जाएगा। ये A2 आपने नीचे डिवाइड किया था ना, तो इस तरह से A2 यहाँ पे आ गया। अब आप वैल्यूज पुट करें, पाई की जगह 3.14, R1 की जगह पुट करेंगे 10⁻⁻² यानी 1 × 10⁻⁻², इसका स्क्वायर है। V1 स्पीड यहाँ पे आपने लिखी हुई है 30 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻² और डिवाइडेड बाय A2 की जगह हम लिखेंगे
V2। इस सारे को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास V2 का आंसर आएगा और वो आएगा 5 × 10⁻⁻⁴। 5 × 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास V2 का आंसर। जी नेक्स्ट हम मूव करने लगे न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 7 में क्या कह रहे हैं? हाउ लार्ज मस्ट अ हीटिंग डक्ट बी। डक्ट का मतलब होता है पाइप, ठीक है। यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा कि यहाँ क्या कहना चाह रहा है। हीटिंग डक्ट बी, इफ एयर मूविंग 3 मीटर पर सेकेंड along it can replenish the air in a room of 300 cubic meter volume every 15 minutes. Assume that air's density remains constant. वो कह रहा है कि एक रूम है जिसमें से हमने ठंडी हवा को बाहर निकालना है और उतना ही गर्म हवा को अंदर भेजना है। यानी सिचुएशन कुछ इस तरह की है। मैं यहाँ पे एक रफ सी डायग्राम आपके सामने बना देता हूँ। फर्ज करें ये वो रूम है, अब यहां पर एक साइड पे हमने यहां एक डक्ट लगाई हुई है इस तरह से, यहां से हम गर्म हवा को अंदर भेजते हैं और यहां फर्ज कर लें एक और डक्ट है, वहां से हमने ठंडी हवा को फर्ज कर लें बाहर भेजा, ठीक है। इस पूरे रूम का जो वॉल्यूम है वो उसने हमें बता दिया, ठीक है, वो 300 क्यूबिक मीटर है। बेसिकली हमने उस हीटिंग डक्ट का साइज बताना है जो आपको राइट बॉटम पे नजर आ रही है, जहां से गर्म हवा अंदर जा रही है। और साइज का मतलब ये है कि उसका हमने रेडियस बताना है, ये ठीक है, रेडियस की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के मुताबिक हमने वॉल्यूम और टाइम के रेशो को एरिया और स्पीड के इक्वल लिखा हुआ है। यही फॉर्मूला हम आगे चल के यूज़ करने वाले हैं। पहले मैं डाटा लिख लेता हूँ। डाटा में आपके पास आएगा स्पीड ऑफ एयर, जो जिस स्पीड से एयर यहाँ पे अंदर भेजी जा रही है। इसको मैं 1 या 2 से लेवल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे हम दो पॉइंट्स को कंपेयर नहीं करने जा रहे। यहाँ पे इसी डक्ट की बात हो रही है और जो भी वैल्यू हमने लिखनी है वो इसी डक्ट के बारे में लिखनी है, इसलिए 1 या 2 से हम लेबलिंग नहीं कर रहे। स्पीड ऑफ एयर गिवन है, वॉल्यूम ऑफ एयर को कैपिटल V से हमने जाहिर कर दिया, स्पीड को स्मॉल v से जाहिर कर दिया। टाइम, जितने टाइम में हमने सारी हवा को बाहर निकाल के उसकी जगह गर्म हवा को भरना है वो भी रिक्वायर्ड है। 15 मिनट्स था, 1 मिनट की जगह 60 सेकेंड लिखा तो 900 सेकेंड हो गया। लेंथ ऑफ हीटिंग डक्ट, बेसिकली ये लेंथ नहीं है, इसे आप लेंथ नहीं कहेंगे, ये बेसिकली रेडियस है। साइज का यहां मतलब होगा रेडियस ऑफ हीटिंग डक्ट, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। ओके, रेडियस ऑफ हीटिंग डक्ट के लिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन में ये लिखेंगे। आप जानते हैं सॉल्यूशन में ये फॉर्मूला हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है। वॉल्यूम और टाइम की रेशियो जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और स्पीड के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। ये हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में सबसे पहले ये रिलेशन लिखा था। यहाँ आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये बेसिकली डक्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये जो आपको डक्ट नज़र आ रही है इसका जो ये एरिया है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, इसे रेडियस की फॉर्म में लिखेंगे। एरिया की जगह आ जाएगा πr², स्पीड एज इट इज़, वॉल्यूम और टाइम की रेशो भी लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रही है। हमने चूंकि साइज यानी रेडियस ऑफ डक्ट बताना है तो r² को एक तरफ रहने दें और बाकी जो कुछ भी है उसे दूसरी तरफ डिवाइड कर दें। पाई को भी डिवाइड कर दें और v को भी डिवाइड कर दें। तो आपके पास वॉल्यूम ऊपर आ गया, टाइम नीचे पहले से मौजूद है, पाई भी नीचे आ गया और स्पीड भी नीचे आ गया। अब दोनों तरफ जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास रेडियस का फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय पाई v/t। अब आप यहाँ सारी वैल्यूज पुट कर दें। वॉल्यूम की जगह 300 आ जाएगा, पाई की जगह 3.14, इसी तरह स्पीड की जगह आपके पास आ जाएगा 3 और टाइम की जगह हमारे पास आ जाएगा 900 सेकेंड्स। इस सारे को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रेडियस का आंसर आएगा 0.19 और चूंकि ये लेंथ का यूनिट होगा मीटर में आएगा ऐसा यूनिट। अगर आप चाहते हैं कि आप इसे सेंटीमीटर में लिखें तो फिर आप 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 19
सेंटीमीटर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। न्यूमेरिकल नंबर 7 का अब हम मूव करने लगे न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 8 में वो कह रहा है An airplane design calls for a lift due to the net force of moving air on the wing of about 1000 Newton per meter square of wing area. Assume that air flows past the wing of an aircraft with streamline flow. ये सारी वही स्टोरी है जो अमूमन इस तरह के क्वेश्चंस में लिखी जाती है। If the speed of flow past the lower wing surface, यानी विंग के नीचे से स्पीड है 160 और ऊपर से जो स्पीड है वो हमने फाइंड करनी है। व्हाट इज द रिक्वायर्ड स्पीड ओवर द अपर विंग सरफेस, वो हमने बतानी है। द लिफ्ट ऑफ 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द डेंसिटी ऑफ एयर इज गिवन, एज्यूम मैक्सिमम थिकनेस ऑफ विंग टू बी 1 मीटर। यहाँ पे उसने विंग यानी उस पर की थिकनेस भी बताई है, इसका मतलब है यहाँ पे हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहले तो वही एक रफ सी मैं डायग्राम बना देता हूँ। विंग का जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है, फर्स्ट कर लें ये वो विंग है, उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू मैंने बना दिया। ऊपर वाली जो भी वैल्यूज हैं उनको 1 से लेबल करेंगे और नीचे वाली वैल्यूज को 2 से लेबल करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कर ले एक हम इमेजिनरी सा रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। ऊपर वाली जो साइड है उसका इस पॉइंट से रेफरेंस पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसे h1 और इसका जो डिस्टेंस है उसे h2 से जाहिर करेंगे। तो इस तरह से विंग की जो अपनी थिकनेस आ जाएगी जिसका उसने जिक्र भी किया है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन बनेगा और इसे हम लेबल करेंगे h1 माइनस h2 से, क्योंकि टोटल डिस्टेंस h1 है, h1 में से h2 माइनस करेंगे तो बाकी h1 माइनस h2 आपके पास आ जाएगा। ठीक, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, अब जी ऊपर जो कुछ भी होगा, ऊपर वाला जो कुछ भी है उसे 1 से जाहिर करेंगे। फर्स्ट कर लें ऊपर जो स्पीड ऑफ एयर है उसे v1 से जाहिर किया, ऊपर जो प्रेशर है उसे p1 से जाहिर किया, नीचे जो प्रेशर था उसे p2 से जाहिर करेंगे और स्पीड को v2 से जाहिर करेंगे। ये मैंने वैसे ही यहाँ पे लिख दिया ताकि हमें याद रहे। अब डेटा लिखते हुए हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है। डेटा में आपके पास सबसे पहले एयर प्रेशर डिफरेंस ये गिवन है, प्रेशर का डिफरेंस गिवन है। अब गौर करें यहाँ भी ऊपर जो स्पीड है वो ज़्यादा है और नीचे स्पीड कम है, इसका मतलब है नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा और ऊपर प्रेशर कम होगा। इसीलिए हमने P2 में से P1 को माइनस करके 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा है। ये डिफरेंस उसने यहाँ पे बताया था, ये मैं हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ कि उसने कहाँ बताया था, यहाँ पे। ठीक है, यही डिफरेंस जो है हमने अभी अभी डेटा में लिखा है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास स्पीड ऑफ फ्लो पास द लोअर विंग सरफेस, लोअर वाले को v2 से जाहिर करेंगे, ये 160 गिवन है और अपर वाले पे जो है ये हमने फाइंड करनी है, अपर विंग सरफेस पे जो स्पीड है। इसी तरह थिकनेस h1 माइनस h2 जो मैंने डायग्राम में भी शो किया है, ये 1 मीटर, ये भी उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया है। P1 इज द प्रेशर अबव द विंग एंड P2 इज द प्रेशर बिलो, ये मैंने अभी आपको समझा दिया। स्पीड ऑफ एयर फ्लो ओवर अपर सरफेस, ऊपर वाली साइड पे जो स्पीड है वो हमने बतानी है, v1 की वैल्यू बतानी है और बर्नौलीज इक्वेशन का फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे और इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम छोटा करके लिख लेते हैं। ओके, इस फॉर्मूला में थोड़ी सी करेक्शन जैसे मैं पहले की थी, रो वी, ये यहाँ भी रो है और यहाँ भी रो है, हाफ रो v1 का स्क्वायर। अब हमने करना क्या है, हमने v1 की वैल्यू निकालनी है। v1 की वैल्यू निकालने का मतलब ये है कि बाकी जो कुछ भी है उसे दूसरी तरफ ले जाएं। ठीक है, ये दोनों टर्म्स जो है इनको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। इस तरफ हाफ रो v1 का स्क्वायर रह जाएगा और p2 पहले ही राइट साइड पे मौजूद है, p1 जब लेफ्ट साइड से आएगा तो वो माइनस हो जाएगा। इसी तरह रो GH2 पहले से ही मौजूद है और रो GH1 आएगा तो वो माइनस हो जाएगा। इसी तरह हाफ रो v2 का स्क्वायर पहले से ही मौजूद है। ठीक, अब P2 माइनस P1 इसको इकट्ठा अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं, इसे हम डेल्टा P कह सकते हैं, दिस इज एक्चुअली डेल्टा P। आप यहाँ डेल्टा P लिख सकते हैं और ये डेटा में भी हम शो कर लेते हैं, ये बेसिकली डेल्टा P है, चेंज इन प्रेशर या प्रेशर डिफरेंस। और
यहां से इन दोनों टर्म्स में से मैं जानबूझ के नेगेटिव साइन को भी कॉमन ले रहा हूं ताकि ब्रैकेट के अंदर H1 पहले आ जाए और H2 बाद में आए, क्योंकि हमें H1 माइनस H2 की वैल्यू ही गिवन है यहां पे 1 मीटर। ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव साइन को भी कॉमन कर लिया और रो जी को भी कॉमन कर लिया। ब्रैकेट में H1 अंदर जब जाएगा तो H1 पॉजिटिव होके पहले आ जाएगा और H2 नेगेटिव होके बाद में आ जाएगा, उसको मैंने बाद में लिख लिया। इसी तरह प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर एज इट इज आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पे था हाफ रो V1 का स्क्वायर। हमने V1 के लिए ये फॉर्मूला बनाना है, मजीद थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करनी पड़ेगी। लेफ्ट साइड पे 2 डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे आके वो 2 मल्टीप्लाई होगा और रो डिवाइड होगा। इसका मतलब है V1 का स्क्वायर जो है इसका फॉर्मूला बनेगा 2 डिवाइडेड बाय रो, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा। बाकी सारा कुछ यहाँ वही लिखा हुआ है जो मैंने पहले भी मेंशन किया है, डेल्टा पी एज इट इज माइनस रो जी ब्रैकेट के अंदर H1 माइनस H2 और साथ प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लूँ तो आपके पास V1 का फाइनल फार्मूला बन जाएगा। यही फार्मूला हमने बनाना था, तो अब हम वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। रो की जगह 1.29 पुट करेंगे, डेंसिटी ऑफ एयर, इसकी वैल्यू 1.29, ये हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, यहाँ भी सेम वही वैल्यू हमने पुट कर दी। डेल्टा पी की जगह पुट करेंगे 1000, ये गिवन था। रो की जगह 1.29, जी की जगह 9.8 और इसी तरह H1 माइनस H2 की जगह 1 पुट करेंगे प्लस हाफ रो की जगह 1.29 और V2 की जगह जो उसने वैल्यू दी थी 160 का स्क्वायर है यहाँ पे, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई है और इस सारे का यहाँ पे स्क्वायर रूट है। जब आप इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा। फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 165 मीटर पर सेकेंड। दिस इज V1। ये आपका 8th न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर हो गया जी। नेक्स्ट है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 9, जिसमें वो कह रहा है व्हाट गॉज प्रेशर इज रिक्वायर्ड इन द सिटी मेन्स फॉर अ स्ट्रीम फ्रॉम अ फायर होज कनेक्टेड टू द मेन्स टू रीच अ वर्टिकल हाइट ऑफ 15 मीटर। हम ऐसा करते हैं, इसमें एक रफ सी डायग्राम हम बना लेते हैं जिसमें वो क्या कहना चाह रहा है। फर्ज कर लें ये एक मेन पाइप है, ठीक है। यहाँ से इधर जो भी हम लेबलिंग करेंगे ऊपर 1 से जाहिर करेंगे और नीचे 2 से। फर्ज कर लें ये एक रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से पॉइंट 2 की जो हाइट है उसे H2 से जाहिर कर सकते हैं और पॉइंट 1 की जो हाइट है उसे H1 से जाहिर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ ऊपर और नीचे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फर्ज कर लें सेम है, A1 और A2 की वैल्यू बिल्कुल सेम है, क्योंकि पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो जाहिर बात है एक जैसा होता है। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो आप उसको A से ही जाहिर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ऊपर और नीचे प्रेशर को P2 से जाहिर करेंगे और ऊपर प्रेशर को P1 से जाहिर करेंगे। बेसिकली हमने प्रेशर का ये डिफरेंस ही बताना है कि नीचे प्रेशर हाई होगा, ऊपर प्रेशर कम होगा, और P2 माइनस P1 कितना गॉज प्रेशर हो, कितना प्रेशर का डिफरेंस हो, जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा, ठीक है। ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट है। डेटा में आपके पास क्या कुछ आ जाएगा, डेटा में हमारे पास वर्टिकल हाइट है जिसे मैंने H1 माइनस H2 से जाहिर किया हुआ है। यहाँ ज़रा गौर करें, टोटल जो पॉइंट 1 की हाइट है वो H1 से जाहिर की है, पॉइंट 2 की हाइट को H2 से, और इनका जो आपस का डिस्टेंस है इसे हम H1 माइनस H2 कह सकते हैं, ठीक है। ये गिवन है 15 मीटर। इसी तरह प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1, नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा, ऊपर प्रेशर कम होगा, इनका डिफरेंस हमने फाइंड करना है P2 माइनस P1। ओके, ये हमने बर्नौलीज इक्वेशन लिख दी। इसमें मैं करेक्शन कर देता हूँ। करेक्शन क्या है, इसमें हाफ ये भी रो V2 स्क्वायर है और ये भी रो V1 स्क्वायर है। अब इसमें एक चीज़ जो आपने याद रखनी है, क्योंकि आप गौर करें यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक जैसा है, तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक जैसा है
A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक जैसा है तो याद रखें स्पीड भी एक जैसी होगी, यानी V1 और V2 ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का रिजल्ट है। अगर एरिया सेम है तो स्पीड भी सेम होगी, V1 और V2 भी सेम होगा और आप दोनों की जगह V लिख सकते हैं। अगर V1 और V2 सेम है तो इसका मतलब है जो स्पीड वाली टर्म्स हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि V1 और V2 की वैल्यू बराबर है। जब ये कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 टर्म्स बच जाएंगी और उन 4 टर्म्स को हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। देखें हमारे पास बच जाएगा P1 प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2। अब हमने P2 माइनस P1 निकालना है तो P1 को उस तरफ ले जाए और रो जी H2 को इस तरफ ले आए, तो इस तरह से आपके पास हो जाएगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू, देखें P1 उस तरफ आया नेगेटिव हो गया, रो जी H1 इस तरफ पहले से मौजूद है और रो जी को मैं कॉमन भी निकाल लेता हूँ तो ब्रैकेट में H1 माइनस H2 बच जाएगा। अब आप वैल्यूज पुट कर दें, रो की जगह 1000, पानी के लिए डेंसिटी की वैल्यू 1000 होती है, इसी तरह यहाँ पे G की जगह 9.8 और H1 माइनस H2 की जगह हम पुट करेंगे 15, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी 1.47 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल। प्रेशर का जो डिफरेंस है जारी बात है उसका यूनिट पास्कल में ही आएगा। ये था आपका लास्ट न्यूमेरिकल। उम्मीद करता हूँ इन सारे न्यूमेरिकल्स की आपको बहुत अच्छी समझ आ गई है। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।